स्टार्ट करना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये भी हमारी मॉलिक्यूल, जिस तरह बॉडी के अंदर अदर कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाया जाता है, लिपिड्स पाया जाता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब वर्ड कार्बोहाइड्रेट, कार्बो और हाइड्रेट, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट इन दो चीज़ों से मिलके क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। अब इसकी जो बुक में डेफिनेशन आपको गिवन है वो क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स इज द बेसिकली द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब पॉली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, मैनी, ठीक है। हाइड्रोक्सी का वर्ड कहाँ से है? हाइड्रो से। अब जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एक कार्बोनाइल ग्रुप अलग होता है और जो कीटोन्स होता है वो कार्बोनाइल का ग्रुप अलग होता है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसके अंदर इस तरह का कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके एक साइड पे क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, या एक साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन। अगर हम कीटोनिक ग्रुप को देखें तो इसके दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। अब जहाँ पे जो मैंने आर मेंशन किया, आर बेसिकली अल्काइल ग्रुप से आया है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाटर, और बेसिकली है क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब अगर हम इसका फॉर्मूले की बात कर लें तो फॉर्मूला इसका बेसिकली आता है, देखो, कार्बन से सी कार्बन आ गया और वाटर से H2O हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने एक वैल्यू मेंशन की थी, जैसे कि यहाँ पे हम कह लो कि इसको x कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं y कह लेते हैं। अब यहाँ पे c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है x की जगह पे, और यहाँ पे जो y है y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब अगर हम देखें कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला पुट करते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर हमने इस फॉर्मूले के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब C6 की जगह पे आ गया H12। अब H2O था जो हमने H2 बाहर लिख दिया, O भी ऐसे लिख दिया। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जब हम उसको ओपन करके लिखें। तो C6H12O6 को हम एज इट इज इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो दोबारा ये किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देन हम माल्टोस का फॉर्मूला लेते हैं, C12H22O8। अब C12 था, C12 यहाँ पे C12 आ गया, H22 था तो यहाँ पे H की जगह हमने 2 लिख दिया, O वैसे का वैसे, और अगर हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 22 आएगा, और ये फॉर्मूला दोबारा ओपन होके वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से क्या चलता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जब ऐड होती हैं, जब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो तब जाके हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं, जिसका क्वेश्चन है मैं एंड पे उसका आंसर करूंगा, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एज जब स्टार्च आएगा तो स्टार्च किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होती है? आपने देखा है कि स्टार्च जो ग्रेन है, ग्रेन क्या होती है? जैसे कि राइस हो गए, राइस है, और किन चीज़ों में ग्रेन होता है? पोटाटोज, जैसे राइस हो गए, पोटाटोज हो गए, स्वीट पोटाटोज हो गए, इनके अंदर क्या होता है? ग्रेन ये स्टार्च प्रेजेंट होता है। और इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ईटिंग पर्पज़ के लिए। जब हम इसको खाते हैं तो क्या होगा? खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सेकेंडली ये प्रेजेंट होता है सेलुलोज में। सेलुलोज बेसिकली क्या है? मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। और आपने जब पहले आगे पढ़ चुके हो कि जो सेलुलोज है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मोस्टली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेलुलोज किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स की किसके अंदर? सेल वाल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ग्लाइकोजिन की बात कर लें तो ग्लाइकोजिन को बेसिकली हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजिन कहाँ पे स्टोर्ड होता है? दो चीज़ों में स्टोर्ड होता है, एक तो हमारे मसल्स में स्टोर्ड होता है और दूसरा कहाँ पे स्टोर्ड होता है? लीवर के अंदर। अब जो ग्लाइकोजिन है ना, ग्लाइकोजिन मसल्स के अंदर स्टोर्ड तो होता है लेकिन एज अ एनर्जी के तौर पे नहीं काम कर रहा होता, लेकिन जब ये ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है देन क्या करता है? ये एक्टिव होता है और एज अ एनर्जी के तौर पे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सेकेंडली लैक्टोज है। लैक्टोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिल्क के अंदर।
वो एनिमल मिल्क है, वो मेमल्स के है, ठीक है, जिसका भी है उसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट लैक्टोज। आपने शॉप्स में देखा होगा तो बेबीज को वो ड्राई जो सा पाउडर देते हैं मिल्क के तौर पे, उसके ऊपर भी लैक्टोज लिखा होता है। बेसिकली क्या होता है वो आर्टिफिशियली कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर वो उसको कहीं और से मिल्क नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो वो जो लैक्टोज है आर्टिफिशियली बाहर से लेके जो उसकी बॉडी की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको मुकम्मल कर सके। फिर आता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है? अब कार्बोहाइड्रेट मोस्टली हम किस फॉर्म में इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर? स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च किसके अंदर कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब जो जब ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपीज की फॉर्म में। और कितने एटीपीज हमें मिलते हैं जब ग्लूकोज डिवाइड करता है? 36 एटीपीज मिलते हैं। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये बेसिकली पूरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी किस कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में हमने क्या पढ़ा था बताओ? कि जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक करके किस में कन्वर्ट हो रहे थे? स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता था? हमने पढ़ा था कि वाटर प्रेजेंट होता था, इसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। ये दूसरा स्टेप कौन सा होगा? हाइड्रोलाइसिस भी यहाँ पे हो रही है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें प्लांट के अंदर, कि प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस इक्वेशन कहते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज क्या था हमारे पास? ग्लूकोज एज अ एनर्जी था, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करेगा प्लांट को? एनर्जी करेगा। जब सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज, जो क्या करेगा? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है मिला देना, दो चीज़ों का मिलना। अब जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं हमारे पास? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, और हमारे पास क्या है? लिपिड्स है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिलेंगे तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाएंगे? ग्लाइकोलिपिड। अब जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिलेंगे तो हमारे पास कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा? ग्लाइको प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब लास्ट में आता है ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं कि अब जब ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनते हैं, इनके बनने के बाद क्या करता है? ये एक जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी चीज़ है, जिस चीज़ के अंदर ये प्रेजेंट है, वो उसका एक स्ट्रक्चर भी तैयार करता है। अब इसकी एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट था? सेल वॉल के अंदर। तो हम कहेंगे ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट था। और दूसरा एक ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है? उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, ये क्या करती है? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और सेल के बाहर इसकी क्या है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन अगर ना हो तो सेल का अंदर वाला मटेरियल आउटवर्ड मूव कर देगा या सेल इरेगुलर शेप का होगा, ठीक है। अब इसकी सेल की शेप तब चेंज करती है, या तो ये हाइपरटोनिक हो, हाइपोटोनिक हो, ठीक है। आइसोटोनिक में इसकी शेप सेम रहती है, तब सेल वॉल इफेक्ट करती है। लेकिन अगर सेल वॉल ना हो तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जिस वजह से हमने इसको क्या है कहा है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एनर्जी के तौर पे भी काम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड भी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन और वाटर से मिलकर बने होते हैं। ये बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड्स कौन से होते हैं? जिसकी एक साइड पे कार्बन अटैच हो। और अगर हम देखा जाए कीटोन्स पे, तो कीटोन्स की दोनों साइड पे क्या होती हैं? कार्बन अटैच होती हैं। अब आर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप से आया है। इसके बाद अगर हम फॉर्मूला देख लें तो फॉर्मूला में क्या आता है कि CH2O, कार्बन एंड वाटर। एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिस फॉर्मूला के साथ हमने इसको मिलाना है, और वाई की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि
ग्लूकोज की और मैंने माल्टोज की एग्जांपल दी थी, अगर इसको ओपन करके लिखे तो वो इस फॉर्म में आ जाता है, अगर हम इसको दोबारा से वापस लेके जाना चाहें तो दोबारा से ही इस फॉर्म में आ जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट को देखें स्टार्च में, तो स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रेन्स में। ग्रेन्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, राइस के अंदर होती हैं, पोटाटोज के अंदर होती हैं, स्वीट पोटाटोज के अंदर होती हैं। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद सेलुलोज जो है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आता है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन को पूछा जा सकता है आपसे कि विच इज एनिमल स्टार्च, तो आप कह सकते हो कि ग्लाइकोजिन हमारे पास एनिमल स्टार्च भी कहलाता है, और जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजिन जब कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर तो क्या प्रोवाइड करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और सेकेंडली लैक्टोज है। लैक्टोज जहाँ पे भी वर्ड आएगा लैक्टो का, ठीक है, वो मिल्क से रिलेटेड चीज होगी, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर। तो हम जब मिल्क इनटेक करते हैं इससे भी हमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है किसकी फॉर्म में, एटीपीज की फॉर्म में। कितने एटीपीज बनते हैं, 36 एटीपीज। अब ये किसके थ्रू होता है, कैटाबोलिज्म के थ्रू होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या था, लार्जर मॉलिक्यूल किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहे थे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। और कौन सा प्रोसेस चल रहा था, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस चल रहा था। फिर हमने देखी प्लांट्स की इक्वेशन, प्लांट फोटोसिंथेसिस की। इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमारे पास क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, जो कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। फिर हमने देखा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को आपस में मिलाया तो क्या बना, ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को आपस में मिलाया तो क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये दोनों क्या है, एनर्जी सोर्स है। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के एज स्ट्रक्चरल यूनिट भी काम करते हैं, जैसे कि सेल वाल स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये स्ट्रक्चर मेंटेन करती है सेल का। सेल मेम्ब्रेन है सेम एज इट इज, जैसे सेल वाल का फंक्शन है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है।